हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आर के गिरी, आपका मैथमेटिक्स गुरु। गाइस, पिछले लेक्चर में हमने शुरू किया था प्रोबेबिलिटी, और आज का लेक्चर जो है प्रोबेबिलिटी का दूसरा लेक्चर है ना। पिछले लेक्चर में हमने समझा कि प्रोबेबिलिटी क्या है। उसके अलावा हमने आपको जो है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ाया था। हमने शुरू किया था बेसिक कॉन्सेप्ट्स और टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। उसमें से कुछ हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स और टर्म्स को पढ़ा भी था, है ना। आज के लेक्चर में हम लोग उसी बेसिक कॉन्सेप्ट्स और टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी और भी बहुत कुछ पढ़ना है बेसिक कॉन्सेप्ट्स और टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी में, तो आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाने वाले हैं, है ना। सो गाइस, बिना देर के हुए चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे श्योर और सर्टेन इवेंट, है ना। सबसे पहले पढ़ेंगे श्योर और इसी को बोलते हैं सर्टेन इवेंट। सर्टेन इवेंट, क्लियर। क्या नाम है इवेंट का? श्योर और सर्टेन इवेंट। देखिए, ऐसा इवेंट जिसके होने मतलब जिस इवेंट के होना बिल्कुल श्योर होता है, कोई भी इवेंट जिसके होने बिल्कुल श्योर होता है, ऐसे इवेंट को हम बोलते हैं कि श्योर इवेंट है या सर्टेन इवेंट है। समझ गए? जैसे एग्जांपल के लिए आप समझिए, मान लीजिए कि आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका सैंपल स्पेस निश्चित रूप से होता है, समझ गए। और आप जानते हैं कि कोई भी सेट जो है वो खुद का सबसेट होता है। इट मीन्स कि सैंपल स्पेस खुद का सबसेट होगा, है ना। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि सैंपल स्पेस आपका इवेंट हुआ, है ना। सैंपल स्पेस इवेंट हुआ क्योंकि इवेंट जो होता है वो सैंपल स्पेस का सबसेट होता है, और यहाँ सैंपल स्पेस खुद का भी सबसेट होगा, है ना। तो सैंपल स्पेस को हम बोल सकते हैं कि श्योर इवेंट है ना। क्यों श्योर इवेंट है? क्योंकि कोई भी एक्सपेरिमेंट करोगे आप, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट करोगे तो उसके जो ऑल पॉसिबल आउटकम्स का जो सेट होगा वो निश्चित रूप से आएगा, है ना। तो ये जो ऑल पॉसिबल आउटकम्स आने की जो घटना है वो निश्चित है, बिल्कुल श्योर है कि ये होगा ही। तो इसलिए इस इवेंट को हम लोग बोलते हैं श्योर और सर्टेन इवेंट। क्लियर है? चलिए आगे डेफिनेशन से इसको आगे बढ़ाते हैं। सो गाइज, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं एन इवेंट। देखिए, एन इवेंट दैट इज श्योर टू अकर। An event that is sure to occur is called sure or certain event. Sure or certain event. क्लियर हो गया? Sure और certain event किसे कहते हैं? अब देखिए, now समझिए जरा इसको। now we know that sample space is subset of itself, है ना। हम जानते हैं कि सैंपल स्पेस खुद का सबसेट होगा। इसका मतलब ये हुआ 10 सैंपल स्पेस S is a sure or certain event. क्लियर है? समझ में बात आई कि सैंपल स्पेस आपका क्या है? सैंपल स्पेस खुद सैंपल स्पेस का सबसेट होगा, और हम जानते हैं कि इवेंट क्या होता है? सैंपल स्पेस का सबसेट होता है। इसका मतलब है कि सैंपल स्पेस इवेंट हो गया। और सैंपल स्पेस कैसा इवेंट है? टोटल पॉसिबल आउटकम्स आने का इवेंट है ना। कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट करोगे तो सैंपल स्पेस क्या होता है? ऑल पॉसिबल आउटकम्स का सेट होता है ना। तो एक ऐसी घटना जिसमें सारे पॉसिबल आउटकम्स हो, वो कैसा इवेंट कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका सैंपल स्पेस, है ना। और वो आपका इवेंट हो जाएगा, समझे ना। अगर उसको हम इवेंट मान लें, क्योंकि सैंपल स्पेस का सबसेट होता है, तो सैंपल स्पेस हो जाएगा the event of getting all possible outcomes of a random experiment। ठीक है? तो इस केस में हम लोग सैंपल स्पेस को क्या बोलेंगे? श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट। क्लियर है? सो हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर और सर्टेन इवेंट क्या होगा?
तो नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, और यहाँ इवेंट और सैंपल स्पेस दोनों सेम ही है, तो यहाँ कट के आपका 1 हो जाएगा। दैट इज हम बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर और सर्टेन इवेंट कितना होगा, 1 होगा। क्लियर है? तो आप समझ गए श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट क्या है ना। अभी हम लोग एक एग्जांपल से भी इसको करेंगे। अभी हमने आपको सिर्फ ये समझाया कि श्योर और सर्टेन इवेंट क्या है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। अगला है आपका इम्पॉसिबल। देखिए, इम्पॉसिबल और अनसर्टेन इवेंट। अनसर्टेन इवेंट, इम्पॉसिबल और अनसर्टेन इवेंट क्या है? ऐसा इवेंट है ना जिसके होने की कोई चांसेज ही नहीं होते हैं। ऐसा इवेंट जिसके होने की कोई चांस नहीं होता है। जैसे मान लो कि आप कोई डाई थ्रो कर रहे हो और आपसे कहे कि 7 आने की घटना क्या होगी, तो 7 आने की कोई ऐसी घटना ही नहीं होगी जब आप डाई थ्रो करोगे। तो 7 आने की जो घटना है वो कैसा घटना हो गया, कैसी इवेंट हो गई? इम्पॉसिबल इवेंट या अनसर्टेन इवेंट। इसकी कोई सर्टेनिटी ही नहीं होती है, कोई निश्चितता नहीं होती है, कोई चांस नहीं होता है इम्पॉसिबल इवेंट के होने की। समझ गए? इम्पॉसिबल या अनसर्टेन इवेंट के होने की कोई चांस ही नहीं होती है ना। जैसा कि मैंने अभी समझाया कि आप कोई डाई थ्रो करोगे और आपसे कोई पूछेगा कि 7 आने की घटना, तो 7 आने की घटना होगी ही नहीं जब आप डाई थ्रो करोगे। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे इवेंट को बोलते हैं इम्पॉसिबल और अनसर्टेन इवेंट। क्लियर है? तो हम लोग यहां पर इसका डेफिनेशन लिखेंगे। एन इवेंट that is not sure to occur. An event that is not sure to occur is called impossible or uncertain event। क्लियर हो गया? आई बात समझ में? चलिए नाउ अब इसको जरा समझते हैं थ्योरेटिकली। नाउ फाई इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। हम जानते हैं सैंपल स्पेस क्या है, एक सेट है। तो फाई जो होता है वो प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। मतलब फाई क्या हो गया आपका, फाई जो हो गया आपका सैंपल स्पेस का सबसेट हो गया, है ना। और फाई कैसा हो गया, एक इवेंट भी हो गया आपका, है ना, क्योंकि फाई सैंपल स्पेस का सबसेट है तो फाई आपका क्या हो गया, इवेंट हो गया। क्लियर है? एज यहां पर लिखोगे या ऐसे लिखिए जरा, नाउ वी नो दैट फाई इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, है ना। आप समझ गए कि यहां पर जो फाई है वो आपका क्या है, एक इवेंट है, क्योंकि ये सैंपल स्पेस का सबसेट है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एज इट कंटेन्स नो एनी, इट डजंट कंटेन, लिख दीजिए, एज इट डजंट contain any sample point, या इसी को हम लोग बोलते हैं इवेंट पॉइंट, बोलते हैं ना, समझ गए। एज इट doesn't contain any sample point or event point, so phi is said to be impossible event, समझ गए। या फिर इसी को हम लोग बोलेंगे अनसर्टेन इवेंट। जैसा कि हमने अभी आपको समझाया कि डाई थ्रो करोगे तो 7 आने की घटना जो होगी वो होगा ही नहीं। मतलब जो 7 आने की घटना है उसमें एक भी सैंपल पॉइंट या इवेंट पॉइंट नहीं होगा। मतलब जो 7 आने की घटना है उसका एक भी एलिमेंट नहीं होगा, समझ गए।
तो ऐसे इवेंट को आप क्या बोलोगे, इम्पॉसिबल इवेंट या अनसर्टेन इवेंट। क्लियर हो गया। अब आपसे कोई पूछे कि अनसर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो देखिए यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ अनसर्टेन और इम्पॉसिबल इवेंट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ 5 और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो आप जानते हैं कि जो 5 होता है उसमें एक भी आपका सैंपल पॉइंट या इवेंट पॉइंट नहीं होता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा 0 और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस दैट इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर फाइनली बोल सकते हैं कि इम्पॉसिबल इवेंट हो या फिर उसको हम बोलते हैं अनसर्टेन इवेंट हो, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज कितनी होती है, 0। ठीक है। तो यहां पर दो इवेंट्स हमने पढ़ा, एक होता है श्योर और सर्टेन इवेंट। इसमें हमने देखा कि जब कोई इवेंट श्योर और सर्टेन होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, और जब कोई इवेंट जो है इम्पॉसिबल या अनसर्टेन होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होगी। क्लियर हो गया। चलिए अब एक एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। देखिए एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल है when throwing a die, जब हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो हमें सैंपल स्पेस मिलता है 1 2 3 4 5 6। क्लियर है। अब हम लोग यहां पर ऐसा करते हैं, दो इवेंट ले लेते हैं। E1 है आपका इवेंट गेटिंग एन ऑड नंबर आने की घटना। ठीक है। ऐसा करते हैं गेटिंग नेचुरल नंबर। और दूसरा इवेंट ले लेते हैं E2। दूसरा इवेंट ले लेते हैं हम लोग गेटिंग 7, है ना, 7 आने की घटना। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, यहां पर नंबर ऑफ E1 हो जाएगा आपका 6, है ना, क्योंकि या आप पहले ऐसा लिख सकते हैं। तो देयरफॉर E1 में हो जाएगा नेचुरल नंबर। जब आप डाई को थ्रो करोगे तो नेचुरल नंबर कौन कौन सा मिलेगा, 1 2 3 4 5 6, है ना, ये मिलेगा आपको। तो देयरफॉर आप बोल सकते हो कि नंबर ऑफ E1 जो होगा वो आपका 6 हो जाएगा। सिमिलरली E2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब डाई थ्रो करोगे तो 7 आने की घटना क्या होगी, 5। मतलब इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, है ना, क्योंकि डाई थ्रो करोगे तो 7 आएगा नहीं किसी हालत में। समझे। तो देयरफॉर यहां से नंबर ऑफ जो E2 है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो नंबर ऑफ E1 निकल गया, नंबर ऑफ E2 निकल गया, E1 और E2 दोनों निकल गया। ठीक है। तो देयरफॉर देखिए यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ E1 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। और E1 कितना है 6, और सैंपल स्पेस में यहां पर आप दिखा सकते हैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 6। तो 6/6 दैट इज इक्वल टू 1। तो आप क्या देख रहे हैं यहां पर, गेटिंग अ नेचुरल नंबर जो आपकी इवेंट है E1, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो गया। इसका मतलब हो गया कि E1 जो है आपका ये कैसा इवेंट है, श्योर और सर्टेन इवेंट है। क्लियर है। एंड यहां देखिए, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ 5 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। और नंबर ऑफ 5 कितना हो जाएगा, 0/6 दैट इज 0। तो ये जो आपका निकला प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ये कितना आ गया, 0, है ना। तो मैंने कहा था कि जब कोई इवेंट अनसर्टेन या इम्पॉसिबल इवेंट हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0 होती है। समझ गए। तो यहां पर हमने देखा कि E2 की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 0। तो यहां पर जो E1 है आपका, ये जो इवेंट है आपका E1, ये वाला आपका श्योर इवेंट हो गया, श्योर इवेंट हो गया। आई बात समझ में। और ये जो आपका इवेंट है E2, ये आपका इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। बात समझ में आ गई। तो थ्योरेटिकली भी हो गया और प्रैक्टिकली भी हो गया, ये आपका इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। क्लियर ना। तो आपको समझ में आ गया कि
श्योर और सर्टेन इवेंट क्या है, इम्पॉसिबल और अनसर्टेन इवेंट क्या है। क्लियर है? चलिए इसको लिख लीजिए, फिर आगे के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं। लिखिए पहले। तो गाइस चलिए अगले कॉन्सेप्ट पर आते हैं, और अगला है आपका, अगला है इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट, इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या है? इक्वली लाइकली इवेंट्स बेसिकली क्या है, टू और मोर देन टू इवेंट्स, दो या दो से अधिक इवेंट जिसके ऑकरेंस होने की चांसेस इक्वल हो, है ना। क्या कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स को? दो या दो से अधिक इवेंट्स जो हैं, कम से कम दो इवेंट होना चाहिए, दो से ज्यादा इवेंट हो सकता है, तो हम बोलते हैं कि दो या दो से अधिक इवेंट्स जिसके होने की जो चांसेस हैं वो इक्वल हो, तो ऐसे इवेंट्स को हम लोग बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। क्लियर है? तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे बच्चा? देखिए डेफिनेशन में लिखेंगे टू और मोर देन टू इवेंट्स आर said to be equally likely events if their chance of occurrence are equal। ठीक है, आई बात समझ में? दो या दो से अधिक इवेंट्स जिनके होने के चांसेस इक्वल हो, वैसे इवेंट्स को हम लोग बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम लोगों को एक एग्जाम्पल करना होगा, है ना, कि किस कंडीशन में हम लोग इवेंट्स को इक्वली लाइकली इवेंट्स बोलेंगे और किस कंडीशन में इवेंट्स को हम लोग नॉट इक्वली लाइकली इवेंट्स बोलेंगे। ठीक है, चलिए इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल करेंगे। देखिए यहां पर हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट व्हेन, यहां पे देखिए व्हेन throwing a die, एक डाई को हम लोग थ्रो करते हैं। जब हम लोग एक डाई को थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा बच्चा? सैंपल स्पेस हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यही होगा सैंपल स्पेस। अब यहाँ पे कुछ इवेंट्स मैं निकालूंगा। देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, मान लो कि एक इवेंट है आपके पास E1 और इसको लिखता हूं इवेंट ऑफ, ऐसे लिख दीजिए इवेंट ऑफ गेटिंग 3, है ना। दूसरा इवेंट हो गया E2, इसको हम लिख देते हैं इवेंट ऑफ गेटिंग 5। ठीक है, एक तीसरा इवेंट भी लिख लेते हैं 3, और ये है आपका इवेंट ऑफ गेटिंग an even number। ठीक है, ये हमने सैंपल स्पेस के 3 इवेंट्स ले लिए। अब देखिए, तो देयरफॉर यहां ध्यान दीजिएगा, देयरफॉर E1 में एलिमेंट्स का क्या होगा? इवेंट E1 क्या है? इवेंट ऑफ गेटिंग 3, तो 3 इसमें आप देखेंगे कि एक ही है ना, तो यहां पर सिर्फ 3 हो जाएगा, है ना। तो देयरफॉर यहां पर नंबर ऑफ E1 क्या हो जाएगा? 1। इसी तरह E2 देखिए, E2 क्या है? इवेंट ऑफ गेटिंग 5, तो सिर्फ 5 एक ही एलिमेंट होगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पर नंबर ऑफ E2 कितना लिखेंगे? 1। और तीसरा जो इवेंट है आपका E3, ये है आपका क्या है? इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर,
तो इवन नंबर कितना हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो आप देखेंगे यहां पर कि ये हो जाएगा 2 4 6। तो नंबर ऑफ यहां पर आपको नंबर ऑफ E3 जो मिलेगा वो मिलेगा 3। तो देखिए यहां से हम लोग सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो देखिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ E1 बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो कितना हो जाएगा, यहां पर आप देख रहे हैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है, 6। तो ये हो जाएगा आपका 1/6। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकाल लीजिए, है ना। तो देखिए तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ E2 अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/6 हो जाएगी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 निकाल लीजिए, तो आप देखेंगे यहां पर नंबर ऑफ E3 अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिखेंगे ना, तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ E3 कितना है, 3/6, दैट इज इक्वल टू 1/2। तो देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर जो E1 और E2 है, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम है। मतलब E1 और E2 जो इवेंट्स हैं गेटिंग ऑफ 3 एंड इवेंट्स ऑफ गेटिंग 5, ये जो दो इवेंट्स है E1 और E3, इनके होने के चांसेज इक्वल हैं। देखिए दोनों की प्रोबेबिलिटी निकल गया, 1/6 1/6। तो ऐसे इवेंट्स जिनके होने के चांसेज इक्वल हो, ऐसे इवेंट्स को कौन सा इवेंट बोलते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट। समझ गए। तो 3 आने की घटना और 5 आने की जो घटना है, जब किसी डाई को आप थ्रो करते हैं, तो 3 आने की घटना और 5 आने की घटना दोनों इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। क्लियर है। तो ये आपके हो गए इक्वली लाइकली इवेंट्स, E1 और E2 इक्वली लाइकली इवेंट्स हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि दोनों के होने के चांसेस क्या है, इक्वल है। क्लियर है। और यहां पर अब इन दोनों को जरा देखिए, E2 और E3 को, या फिर आप दे सकते हैं E1 और E3 को, है ना। E2 E3 को ले लीजिए या फिर E1 E3 को ले लीजिए। तो ये दोनों जो है आपके, है ना, E1 और E3 या फिर E2 और E3, ये जो दो के पेयर हैं, ये आपके इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं है, क्योंकि E1 के होने के चांसेस 1/6 है और E3 के होने के चांसेस कितना है, 1/2 है। तो आप क्या देख रहे हैं कि ऐसे इवेंट्स जिनके होने के चांसेस जो है इक्वल ना हो, तो ऐसे इवेंट्स को बोलते हैं नॉट इक्वली लाइकली इवेंट्स। क्लियर है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं E1 E3 इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं है। इसी प्रकार से E2 के होने के चांसेस 1/6 है और E3 के होने के चांसेस 1/2 है। तो यहां भी हम देख रहे हैं कि E2 और E3 के भी होने के चांसेस इक्वल नहीं है, इसलिए E2 E3 भी क्या होगा, इक्वली लाइकली इवेंट नहीं होगा। क्लियर है। सो गाइस यहां पर E1 E3 पेयर में अगर देखें तो, या फिर E2 E3, इसको बोलेंगे दे आर नॉट इक्वली लाइकली इवेंट। समझ में आ गई बात। तो ये था आपका इक्वली लाइकली इवेंट्स। क्लियर है बच्चा। अब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए इक्वली लाइकली इवेंट्स में। मैंने क्या कहा कि इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होता है, मैंने आपको बताया कि 2 या 2 से अधिक इवेंट्स जिनके होने के चांसेस इक्वल हो, तो उसको बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। ठीक है। अगर होने के चांसेस इक्वल ना हो तो उनको बोलते हैं दे आर नॉट इक्वली लाइकली इवेंट्स। क्लियर है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई कॉइन को टॉस कर रहे हो, तो हेड आने की घटना और टेल आने की घटना दोनों क्या है, इक्वली लाइकली है, क्योंकि हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी और टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 होगी। तो हेड और टेल आने दोनों इवेंट के होने की घटना इक्वल है, इसलिए हम लोग जब कॉइन टॉस करते हैं तो 2 इवेंट्स, हेड आने की घटना और टेल आने की घटना, दोनों आपस में कैसे होते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स होते हैं। ओके, चलिए इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिए जरा। तो गाइस चलिए आगे के कंसेप्ट्स को समझते हैं। और अभी हमने पढ़ा इक्वली लाइकली इवेंट्स। अब हम लोग पढ़ेंगे
सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है? देखिए अगला है आपका सिंपल और इसी को बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट, सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट क्या है? देखिए ऐसा इवेंट जिसमें सिर्फ एक ही सैंपल पॉइंट हो, मतलब ऐसा इवेंट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, या फिर आप बोल सकते हो ऐसा इवेंट जो सिंगलटन सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस हो। सिंगलटन सेट आप समझते हैं, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, ऐसे सेट को हम लोग बोलते हैं सिंगलटन सेट। तो ऐसा इवेंट जो सिंगलटन सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस हो, ऐसे इवेंट को हम बोलते हैं सिंपल या फिर एलिमेंट्री इवेंट। क्लियर है? चलिए डेफिनेशन लिखते हैं। एन इवेंट which is singleton subset of the sample space is called simple or elementary event। क्लियर हो गया? ऐसा इवेंट जो सैंपल स्पेस का सिंगलटन सबसेट हो, मतलब जिसमें एक ही एलिमेंट हो, या एलिमेंट तो हम इसमें बोलते नहीं प्रोबेबिलिटी केस में, प्रोबेबिलिटी के केस में एलिमेंट को हम सैंपल पॉइंट या इवेंट पॉइंट बोलते हैं। तो ऐसा इवेंट जिसमें सिर्फ सिंगल इवेंट पॉइंट हो, ऐसे इवेंट को हम लोग सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं। ठीक है? एग्जाम्पल के लिए देखिए, लेट कर लीजिए आप यहां पर, व्हेन टॉसिंग अ क्वाइन। देखिए यहां पर व्हेन टॉसिंग अ क्वाइन, एक क्वाइन को हम लोग टॉस करते हैं, तो यहां से जो सैंपल स्पेस मिलेगा उसमें पॉसिबल आउटकम्स होगा, या तो हेड होगा या फिर टेल होगा। क्लियर है? और यहां पर दो इवेंट ले लेते हैं, एक इवेंट है E1 और ये है गेट इवेंट ऑफ, इसको लिख दीजिए, इवेंट ऑफ गेटिंग हेड, इवेंट ऑफ गेटिंग हेड। तो देयरफॉर E1 क्या हो जाएगा? E1 में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा H। इसी प्रकार से सिमिलरली E2 एक इवेंट ले लीजिए और ये है आपका इवेंट ऑफ गेटिंग टेल आने की इवेंट। तो देयरफॉर देखिए यहां पर, देयरफॉर E2 में एलिमेंट कौन सा होगा? सिर्फ T होगा। तो यहां पर जो E1 और E2 दो इवेंट्स हैं, ये आपके कैसे इवेंट्स हैं? सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट्स, है ना? सो यहां लिख दीजिएगा, सो हियर E1 and E2 are simple or elementary events। क्लियर हो गया बच्चा? सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट्स, कोई डाउट नहीं अब इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग लेते हैं ऑड्स इन फेवर एंड odds against of an event, है ना? देखिए odds in favor और odds against को समझने से पहले, चलिए इसको छोड़ देते हैं अभी। इसको समझने से पहले हम लोग समझते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या है, क्योंकि बिना उसके समझे हम लोग इसको नहीं समझेंगे। ठीक है ना? क्योंकि उसमें कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का यूज होगा। ठीक है? चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट या इसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। कॉम्प्लीमेंट
ऑफ एन इवेंट, है ना, दोनों नाम से जानते हैं, किसी इवेंट का कॉम्प्लीमेंट या किसी इवेंट की कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। क्लियर है। अब क्या होता है यहां पर, अगर मान लीजिए कि इफ ई बी एन इवेंट ऑफ सैंपल स्पेस एस, then its complementary event is denoted by e डैश, और इसी को डिनोट करते हैं e टू दी पावर c, या फिर इसी को हम लोग डिनोट करते हैं e टू दी बार, है ना। किसी भी इवेंट के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को e डैश, e टू दी पावर c या e पर बार, इन तीनों में से किसी एक से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। एंड it is obtained by subtracting the event e from sample space, है ना। अब देखिए यहां पर जिस तरह से आपने सेट में पढ़ा है कॉम्प्लीमेंट सेट, है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, है ना। और वहां पे जो मतलब रखता है किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर निकालते हैं, जैसे मान लो कि आपके पास कोई सेट ए है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ए डैश क्या होता है, ए डैश मीनिंग रखता है नॉट ए का, मतलब अगर ए डैश है तो ए नहीं है, अगर ए है तो ए डैश नहीं है, समझ गए। तो उसी प्रकार इन द सेम फैशन यहां भी किसी भी इवेंट के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को ई डैश या ई सी, ई टू दी पावर सी या ई बार से डिनोट करते हैं, और इसे भी हम लोग सैंपल स्पेस में से घटा कर निकालते हैं। कोई इवेंट दिया हुआ है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को निकालना है तो उस सैंपल स्पेस में से उस इवेंट को घटा लीजिए, ठीक है। और यहां भी सेम मीनिंग कन्वे करता है। ई डैश का मतलब है कि अगर ई डैश होगा तो ई नहीं होगा, या फिर ई होगा तो ई डैश नहीं होगा, है ना। यहां भी नॉट का ही मीनिंग कन्वे करता है, समझे। ई डैश का मतलब नॉट ई, समझ गए। चलिए अब हम लोग यहां पर जो है एक एग्जाम्पल से भी इसको समझ सकते हैं, है ना। तो यहां पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट कर लीजिए, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखिए। और यहां पर when throwing, या ऐसे लिखिए when tossing two coins, दो कॉइन्स को टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस हो जाएगा आपका, सैंपल स्पेस हो जाएगा एच एच, एच टी, टी एच और टी टी, है ना। और एक इवेंट ले लेते हैं ई, और ये क्या है, इवेंट ऑफ या ऑकुरेंस ऑफ, ऐसे लिख दीजिए, ऑकुरेंस ऑफ एटलीस्ट वन हेड, ऑकुरेंस ऑफ एटलीस्ट वन हेड, है ना। तो देयरफॉर ई में एलिमेंट क्या हो जाएगा बच्चा, ई में हो जाएगा कम से कम एक हेड होना चाहिए। एटलीस्ट वन हेड का मतलब है कि कम से कम एक हेड होना चाहिए इस इवेंट में। तो देखिए एक से ज्यादा हेड भी हो सकता है लेकिन कम से कम एक हेड होना चाहिए। तो इसमें कौन कौन सा सैंपल पॉइंट हो जाएगा, एच एच हो जाएगा, एच टी हो जाएगा, टी एच हो जाएगा, लेकिन टी टी नहीं होगा क्योंकि टी टी में एक भी हेड नहीं है। तो आपको ऐसे ही सैंपल पॉइंट को इवेंट ई में लिखना है जिसमें कम से कम एक हेड हो, एक से ज्यादा हेड भी हो सकता है, क्लियर ना। तो यहां पर आप देखिएगा कि नंबर ऑफ
सॉरी नंबर निकालने की जरूरत नहीं है, चलिए निकाल ही लीजिए। नंबर ऑफ ई का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, और यहां से नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा 4, है ना। तो अब आपको निकालना है ई डैश, तो देयरफॉर ई डैश का मतलब है कि सैंपल स्पेस में से इस इवेंट को घटा लीजिए। तो किसी भी दो सेट का डिफरेंस क्या होता है, सैंपल स्पेस माइनस ई का मतलब है कि एस के वो सारे एलिमेंट्स, है ना, जो ई में नहीं है। तो बताइए यहां पर क्या हो जाएगा, ई डैश इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए एच एच है ई में, एच टी भी ई में है, टी एच भी ई में है, लेकिन टी टी ई में नहीं है। तो ई डैश इज इक्वल टू एस माइनस सी का मतलब हो गया कि ई डैश में सिर्फ टी टी होगा। तो आप देख रहे हैं यहां पर ये आपका ई है, ये आपका ई डैश है। तो आप देख रहे हैं ना, ई डैश का मतलब नॉट ई, है ना। अगर ई डैश होगा तो ई नहीं होगा, अगर ई होगा तो ई डैश नहीं होगा, समझे ना। सेट के तरह ही सेम मीनिंग कन्वे करता है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। क्लियर हो गया, आगे बात समझ में। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या है, तो ये आपका एग्जांपल था। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जस्ट लाइक अ सेट है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की तरह ही इसे आप ट्रीट करना है। वहां पर किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यूनिवर्सल में से उसको सब्ट्रैक्ट करते थे। यहां पर आपका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के केस में क्या करना है कि सैंपल स्पेस में से उस इवेंट को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो उस इवेंट का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट निकल जाएगा। और वो जो होता है उसे हम लोग ई डैश ई टू दी पावर सी या ई बार से डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया, चलिए लिखिए। यहां पर एक थ्योरम भी है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट पर, ठीक है ना। तो पहले इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग उस थ्योरम को समझते हैं। क्या है थ्योरम, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का थ्योरम, है ना। लिखिए जरा। तो गाइज अभी हमने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या है। अब हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट पर एक थ्योरम करेंगे, और थ्योरम क्या है बच्चा, इसको हम लोग यूज करेंगे आगे फर्दर प्रोबेबिलिटी पढ़ने में, है ना। तो थ्योरम क्या है इसका, थ्योरम है इफ ई बी एन इवेंट ऑफ सैंपल स्पेस S and E dash is its complementary event. Its complementary event. E dash इसका complementary event है। Then एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है, और वो रिलेशन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई इज इक्वल टू 1 होता है। ये ही आपको प्रूफ करना है ना, कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, क्या है थ्योरम, अगर कोई इवेंट है ई, सैंपल स्पेस एस का कोई इवेंट ई है, और ई डैश उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, तो इवेंट की प्रोबेबिलिटी प्लस कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 होता है। क्लियर हो गया, मतलब किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम 1 के बराबर होता है। दिस इज द थ्योरम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। क्लियर, चलिए अब प्रूफ के लिए क्या करते हैं, एक वेन डायग्राम बनाते हैं हम लोग। वेन डायग्राम से ज्यादा आसानी से समझेंगे आप। ये मान लीजिए कि आपका सैंपल स्पेस है। मैंने कहा आपको कि प्रोबेबिलिटी में सैंपल स्पेस को यूनिवर्सल सेट की तरह ट्रीट करना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये आपका सैंपल स्पेस है, इसके अंदर एक इवेंट है ई, है ना। तो इस इवेंट के बाहर वाला जो पोर्शन होगा, ये वाला जिधर मैं कलर कर रहा हूं, ये पोर्शन आपका ई डैश है ना। अंदर ई है तो बाहर वाला बाकी जो बच गया, ई के अलावा जो बच गया सैंपल स्पेस में, वो आपका ई डैश हो गया। ठीक है, अब अगर कार्डिनल नंबर के अकॉर्डिंग हम लिखें तो लिख सकते हैं फ्रॉम द वेन डायग्राम हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ ई प्लस
नंबर ऑफ ई डैश ये दोनों मिलकर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के बराबर हो जाएगा ना। देखिए ये जो सर्किल है ये आपका इवेंट ई है, और सर्किल के बाहर जितना भी बच गया सैंपल स्पेस में वो आपका ई डैश हो गया। तो इन दोनों की संख्या को अगर ऐड कर देंगे तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के बराबर हो जाएगा। सो गाइस यहां पर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से। तो डिवाइडिंग लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। दोनों तरफ सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस प्लस हो जाएगा नंबर ऑफ ई डैश अपॉन नंबर ऑफ एस और इज इक्वल टू नंबर ऑफ एस अपॉन नंबर ऑफ एस, है ना। तो ये तो कट गया नंबर ऑफ एस ऊपर नीचे। और देखिए किसी भी इवेंट की संख्या डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस की संख्या उसकी प्रोबेबिलिटी को शो करता है। तो नंबर ऑफ ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस को हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। सिमिलरली नंबर ऑफ ई डैश डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश हो जाएगा। और इधर नंबर ऑफ एस कैंसिल होके कितना हो गया 1। तो देयरफॉर फाइनली वी विल गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इज इक्वल टू 1। और ये थ्योरम आपका प्रूफ हो गया है ना। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और उसकी कंप्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम किसके बराबर 1 के बराबर। क्लियर। अब यहां से हम लोग दो रिजल्ट यूज करते हैं। पहला कि अगर आपको किसी इवेंट की कंप्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी मालूम है तो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कैसे, 1 माइनस कंप्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, है ना। 1 में से उस इवेंट की कंप्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी को घटा लीजिएगा तो इवेंट की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। और दूसरा कि अगर आपको इवेंट की प्रोबेबिलिटी मालूम है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी को कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी को निकाल सकते हैं कैसे, 1 में से उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी को घटा लीजिए, है ना। तो इसके साथ आपको दो रिजल्ट और मिलता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिसका यूज हम लोग फर्दर प्रोबेबिलिटी में करेंगे। समझ गए ना। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई चाहिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश को इस तरफ लाएंगे तो 1 में से घटा देंगे तो इवेंट की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा। और अगर आपको इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए कंप्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को, है ना, इवेंट की प्रोबेबिलिटी को 1 में से घटा लीजिए तो कंप्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। क्लियर। तो ये था आपका थ्योरम। इसका यूज बहुत ही आगे होने वाला है, 11th में भी यूज होगा, 12th में भी यूज होगा। तो ये जो थ्योरम्स और फार्मूले मैं बताते जा रहा हूं इसको दिमाग में बिल्कुल सेट करते चलना है ना। ऐसा ना हो कि जब आप क्वेश्चन बनाने लगे तो आप पीछे का कंसेप्ट सारा गायब, तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा प्रोबेबिलिटी में, है ना। बहुत आसान है, थोड़ा लॉजिकल होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब हमने कंप्लीमेंट्री इवेंट पढ़ लिया है, कंप्लीमेंट्री इवेंट पर थ्योरम पढ़ लिया है। अब हम लोग ऑड्स इन फेवर और ऑड्स अगेंस्ट को जानेंगे समझेंगे। सो गाइस अगला टॉपिक है आपका ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट ऑफ एन इवेंट। ठीक है। देखिए ऑड्स इन फेवर का मतलब है कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ऑफ इवेंट ई। इवेंट के केस में जो फेवरेबल केसेज है इवेंट में, समझे ना, कोई अगर इवेंट ई है तो उस इवेंट में कितने फेवरेबल केसेज हैं उसको अगर हम लोग उस इवेंट के अगेंस्ट में कितने केसेज हैं उससे भाग दे दें तो निकलता है ऑड्स इन फेवर। क्लियर। इसी प्रकार से ऑड्स अगेंस्ट जो है वो उस इवेंट के अगेंस्ट में जो टोटल केसेज हैं उसमें हम लोग टोटल फेवरेबल केसेस से भाग दे दें तो ऑड अगेंस्ट निकल जाता है। समझ गए। तो यहां पर अगर हम मान लें आपका
लेट कर लें हम लोग E and E be an event and E dash is its complementary event. Then देखिए पहला समझिए, पहला है आपका odds in favor. odds in favor क्या है बच्चा? odds in favor है number of favorable cases, divided by number of cases against, है ना। और इसी को हम लोग लिखते हैं, इसी को हम लोग लिखेंगे देयरफॉर क्या हो जाएगा? देखिए जो फेवरेबल केसेस है दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, है ना। और अगेंस्ट क्या हो गया? दैट इज द इट्स कंप्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट्री इवेंट, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, यहीं पर लिख सकते हैं क्या? तो ये वैल्यू जो हो जाएगा ऑड्स इन फेवर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो गया, है ना। या फिर इसको थोड़ा सा समझते हैं, है ना। चलिए इसके बेसिक से समझिए। तो यहां पर हम लोग इसको लिख सकते हैं कितना? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस का मतलब है कि नंबर ऑफ ई, और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ केसेस अगेंस्ट का मतलब होता है नंबर ऑफ ई डैश, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से भाग दे दीजिए। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ई डैश बाई नंबर ऑफ एस, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां पर इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, देयरफॉर फाइनली हम लोग लिखेंगे odds in favor, odds in favor हो जाएगा कितना? ये वैल्यू कितना हो जाएगा? ये ऊपर वाला वैल्यू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और नीचे वाला वैल्यू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, ठीक है। सो गाइस odds in favor हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, है ना। मतलब आप अगर मैथमेटिकली डिफाइन करें तो odds in favor क्या है? odds in favor is the ratio of probability of the event to the probability of its complementary event. क्लियर है? रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कंप्लीमेंट्री इवेंट, है ना। इन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा? ऑड्स इन फेवर। क्लियर हो गया? तो ऑड्स इन फेवर का ये फॉर्मूला हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा है आपका ऑड्स अगेंस्ट। ऑड्स अगेंस्ट क्या है? ये होता है नंबर ऑफ केसेज अगेंस्ट, नंबर ऑफ केसेज अगेंस्ट अपॉन नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज, क्लियर है? ठीक जो है ऑड्स इन फेवर के उल्टा होता है। ऑड्स इन फेवर का ठीक उल्टा ऑड्स अगेंस्ट होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ ई डैश ऑड्स नंबर ऑफ केसेज अगेंस्ट का मतलब हो गया नॉट ई, और नॉट ई को हम क्या लिखते हैं? ई डैश, है ना। तो नंबर ऑफ ई डैश और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हो गया नंबर ऑफ ई। और यहां पर फिर से हम लोग क्या करेंगे? ऊपर नीचे सैंपल स्पेस से भाग दे दीजिए। तो नंबर ऑफ ई डैश बाई नंबर ऑफ एस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस, है ना। और यहां पर ऊपर वाला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश
और नीचे वाला हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो देयरफॉर फाइनली हम लोग बोल सकते हैं कि जो ऑड्स अगेंस्ट है, ऑड्स अगेंस्ट जो है वो हो जाएगा इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। या फिर हम लोग मैथमेटिकली इसको डिफाइन कर सकते हैं। मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं? मैथमेटिकली बोल सकते हैं कि ऑड अगेंस्ट इज द रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ई टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई, है ना। कंप्लीमेंट्री इवेंट और उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी का जो रेशियो होता है वो आपका ऑड्स अगेंस्ट होता है। और ये दोनों ऑड्स इन फेवर और ऑड्स अगेंस्ट दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए। ये जो था अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स भी है प्रोबेबिलिटी की, कुछ थ्योरम्स भी हमने पढ़ा, कुछ बेसिक इवेंट्स भी हमने पढ़ा है। इनकी जरूरत आगे की प्रोबेबिलिटी में सभी जगह होता है ना। सो इनको समझना बहुत जरूरी था। आगे के प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इनको समझना बहुत जरूरी है, समझे ना। अगर ये सब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स और टर्म्स नहीं आते हैं तो आगे का प्रोबेबिलिटी समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा टेडियस हो जाता है, समझे ना। अब इसमें हम लोग लगभग जो है सारे टर्म्स और बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम समझ गए हैं। आगे और भी छोटे छोटे टर्म्स और बेसिक कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे तो उसको हम लोग आगे के थ्योरी के साथ साथ पढ़ते चलेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं बात को मेरी। चलिए अब हम लोग एक चीज इसमें जो ज्यादा यूज होता है वो होता है प्लेइंग कार्ड, है ना। इसके जो क्वेश्चंस होते हैं प्रोबेबिलिटी का वो ज्यादातर प्लेइंग कार्ड्स पर बेस्ड होते हैं। तो आपको समझना जरूरी है कि प्लेइंग कार्ड्स है ना क्या है, उसमें कितने कार्ड्स होते हैं, है ना, और क्या क्या चीजें उसमें होती हैं, उन सारी बातों को हम लोग समझते हैं। ठीक है, पहले इसको लिख लीजिए, ठीक है ना, ताकि आगे जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको प्लेइंग कार्ड्स पे उसको बनाना आपके लिए आसान हो जाए। क्योंकि क्वेश्चन समझ में आएगा तभी तो प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट अप्लाई करोगे या फिर जो भी फाइंड आउट करना होगा उसको फाइंड आउट करोगे। जब आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा तो कैसे आप काम करेंगे, है ना। तो एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बेसिक है वो है आपका प्लेइंग कार्ड। उसे अभी हम लोग पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। पहले इसको आप लिख लीजिए, लिखिए जरा। तो गाइस चलिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है आपका जो बेसिक है आपका, वो है आपका प्लेइंग कार्ड। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन इन्वॉल्व रहते हैं, प्लेइंग कार्ड पर बेस्ड होते हैं, है ना। इसको समझते हैं क्या है। देखिए हमारा टॉपिक है अबाउट प्लेइंग कार्ड, प्लेइंग कार्ड्स, है ना। प्लेइंग कार्ड में देखिए, प्लेइंग कार्ड के पूरे पैकेट को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो पूरा पैकेट होता है, मतलब ये जो पैकेट है आपका प्लेइंग कार्ड का, ये जो पैकेट है आपका, इसको बोलते हैं वन डेस्क ऑफ, क्या बोलते हैं, और पूरी तरह से मिक्स्ड है अगर, मतलब यहां पर मिक्स्ड है, मिक्स्ड कार्ड। यहां पर कार्ड जो है इस पैकेट में, ये पूरा पैकेट है आपका कार्ड का, है ना, और इसमें सारे कार्ड पूरी तरह से मिक्स्ड है, तो इसको बोलते हैं हम लोग डेस्क ऑफ। देखिए ये सब लैंग्वेज है जो बुक में लिखा रहता है, डेस्क ऑफ सफल कार्ड्स, सफल्ड कार्ड्स, है ना। डेस्क ऑफ सफल कार्ड्स का मतलब है कि जो पैकेट है आपके पास प्लेइंग कार्ड का वो पूरी तरह से मिक्स है ना, पूरा मिक्स किया हुआ है। ठीक है, चलिए अब है कि वन डेस्क ऑफ सफल कार्ड में कितने कार्ड्स होते हैं। तो देखिए, तो यहां पर पहला पॉइंट है आपका, इसको आप एरो डाल के लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स in one desk of cards,
वन डेस्क ऑफ कार्ड्स, एक पूरे पैकेट में टोटल कार्ड की संख्या कितनी होती है? 52। समझ गए? एक पैकेट में टोटल कार्ड की संख्या कितनी होती है? 52। ठीक है। अब इस 52 में, है ना, एक प्लेइंग कार्ड के डब्बे में 4 सूट होते हैं। तो यहां पर लिखेंगे देयर आर 4 सूट्स in one desk of cards। समझ गए? 4 सूट्स होते हैं एक डेस्क ऑफ कार्ड में, एक पैकेट प्लेइंग कार्ड में 4 सूट्स होते हैं। कौन कौन से 4 सूट्स होते हैं समझिए। ये जो 4 सूट्स होते हैं, पहला होता है स्पैड्स, दूसरा होता है क्लॉब्स, तीसरा होता है हार्ट्स, और चौथा होता है आपका डायमंड्स, है ना। ये 4 सूट्स होते हैं। क्लियर है? अब देखिए यहां पर जो स्पैड्स और क्लब्स हैं, पहले तो ये समझिए कि प्रत्येक सूट में इक्वल नंबर ऑफ कार्ड्स होता है। तो स्पैड में भी 13 कार्ड होगा, फिर यहां पर क्लब्स में भी 13 कार्ड्स होगा। यहां लिख दीजिएगा कार्ड्स की संख्या है ये, है ना। स्पैड में 13, क्लब्स में 13, हार्ट्स में भी 13 और डायमंड्स में भी 13। प्रत्येक सूट में 13 कार्ड होते हैं। टोटल मिलाकर 52 कार्ड होते हैं। ठीक है। अब यहां पर कलर के अकॉर्डिंग देखें। देखिए अकॉर्डिंग टू कलर, यहां देखिए अकॉर्डिंग टू कलर, तो देखिए यहां पर इस तरफ आप देखिए स्पैड्स और क्लब्स, इन दोनों का जो कलर होता है, स्पैड्स और क्लब्स का कलर ब्लैक होता है। कैसा? ब्लैक कलर के होते हैं। स्पैड्स और क्लब्स ये ब्लैक कलर के होते हैं। तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो जाएंगे? ब्लैक कलर के कार्ड्स, नंबर ऑफ कार्ड्स की संख्या हो जाएगी 26, है ना। 13 स्पैड के और 13 क्लब के। टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स हो गए 26। इसी प्रकार से अगर हम यहां पर आपका बाकी दो बच गया हार्ट्स और डायमंड्स, इनमें इनका जो कलर होता है वो आपका रेड कलर का होता है। इनका कलर कौन सा होता है? रेड कलर का होता है। तो टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड्स हो जाएंगे 26। क्लियर है? बात आ गई समझ में? तो इसमें से स्पैड और क्लब्स ये दोनों सेम कलर के होते हैं, और दोनों में कार्डों की संख्या कितनी हो जाएगी? 13 प्लस 13 कितनी? 26 कार्ड। तो ब्लैक कार्ड्स की संख्या 26। इसी प्रकार से हार्ट्स और डायमंड दोनों का कलर रेड होता है ना। तो टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड्स कितने हो जाएंगे? 26, है ना। दोनों का सेम कलर होता है रेड, और रेड हार्ट में 13 और डायमंड में 13। तो टोटल रेड कार्ड की संख्या कितनी हो जाएगी? 26। ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि एक पैकेट जो प्लेइंग कार्ड है उसमें रेड कलर के कितने कार्ड होते हैं? 26। आपसे कोई पूछे कि ब्लैक कलर के कितने कार्ड होते हैं? तो 26, है ना। प्लेइंग कार्ड के एक डब्बे में टोटल कार्ड कितने होते हैं? तो 52, है ना। ये प्लेइंग कार्ड के एक डब्बे में टोटल कितने सूट्स होते हैं? 4 सूट्स। ठीक है। कौन कौन सा सूट्स होता है? स्पैड, क्लब, हार्ट एंड डायमंड। अब आपसे कोई पूछे
कि प्रत्येक सूट में कितने कार्ड होते हैं, तो आप बोलेंगे 13 कार्ड होते हैं। टोटल मिलाकर कितना कार्ड होता है, तो 52 कार्ड्स होता है। क्लियर हो गया यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है प्रत्येक सूट में 2 से लेकर 10 तक नंबर्ड कार्ड होते हैं। 2 से लेकर 10 तक नंबर्ड कार्ड होता है। एक आपका एस होता है ना, और तीन आपके फेस कार्ड होते हैं, जैक, क्वीन एंड किंग। ठीक है, तो देखिए यहां पर आप समझिए फेस कार्ड। देखिए नंबर्ड कार्ड के बारे में समझिए। नंबर्ड कार्ड्स ये होता है 2 से लेकर टोटल कार्ड की संख्या होती है 9। नंबर कार्ड की संख्या प्रत्येक सूट में, यहां पर ऐसे लिख लीजिए, एरो मार दीजिए, लिखिए नंबर्ड कार्ड्स इन ईच सूट इज इक्वल टू होते हैं कितने, टोटल 9। ठीक है, 9 कौन कौन से लेकर, 2 से लेकर, यहां पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं या यहीं पर आप लिख लीजिए 2 to 10। 2 से लेकर 10 तक नंबर्ड किया रहता है, लिखा रहता है इस प्रकार से। जैसे कोई कार्ड होगा और यहां पर लिखा रहेगा 2, समझे ना, इस तरह से। इसी तरह से आपका दूसरा कार्ड होगा, उस पर लिखा रहेगा यहाँ पर 3। इसी तरह से तीसरा कार्ड, इसी तरह से 4, 5 है ना, से लेकर आपके जो नंबर लिखे रहते हैं कार्ड पर, वो 2 से लेकर 10 तक नंबर्ड कार्ड होते हैं। टोटल नंबर्ड कार्ड की संख्या कितनी होती है, 9। प्रत्येक सूट में नंबर्ड कार्ड्स इन ईच सूट, प्रत्येक सूट में, मतलब एक्सपायर्ड है 13 कार्ड, तो 13 में 9 कार्ड जो है आपके नंबर्ड कार्ड होते हैं। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट है इन ईच सूट there is only one S कार्ड, एस कार्ड। प्रत्येक सूट में सिर्फ एक जो है एस कार्ड होता है। ठीक है, एस कार्ड जो है आपका, उस पर इस तरह से ए लिखा रहता है। एस कार्ड में ए लिखा रहता है, समझे ना, ए लिखा रहता है। एस कार्ड में क्या लिखा रहता है, ए लिखा रहता है। क्लियर है, तो प्रत्येक सूट में एक एस कार्ड होता है। तो 4 सूट है आपके पास, तो टोटल एस कार्ड की संख्या कितनी हो गई, 4, है ना। तो यहां पर अगला पॉइंट हो जाएगा कितना, टोटल नंबर ऑफ एस कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ एस कार्ड्स कितना हो जाएगा, 4। प्रत्येक सूट में एक एस कार्ड होता है, तो एक पैकेट प्लेइंग कार्ड में 4 एस कार्ड हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं इन ईच सूट there are three face cards। प्रत्येक सूट में 3 फेस कार्ड्स होते हैं, और कौन कौन से होते हैं, there are 3 फेस कार्ड्स। ये होता है जैक, ठीक है, क्वीन एंड किंग, है ना। देयर आर 3 फेस कार्ड्स इन ईच सूट, जैक, क्वीन एंड किंग। ठीक है, अब देखिए यहां पर समझिए पहले। ठीक है, नंबर कार्ड समझ गए। अब देखिए, जो आपके पास जैक कार्ड होगा उस पर आपका जे लिखा रहता है। ठीक है, जो क्वीन वाली कार्ड होती है उस पर क्यू लिखा रहता है, और एक रानी का फोटो बना रहेगा, क्वीन की फोटो। ठीक है, इसी तरह यहाँ जैक मतलब गुलाम होता है, तो यहाँ पर एक गुलाम का फोटो, पियादा का फोटो बना रहता है, समझे। और
एक होता है आपका किंग, इस पर के लिखा रहता है, यहाँ पर एक राजा का फोटो बना रहता है, बादशाह का फोटो बना रहता है। ठीक है, तो आप समझ गए प्रत्येक सूट में 3 फेस कार्ड होते हैं, इनको हम लोग जैक, क्वीन और किंग को बोलते हैं फेस कार्ड, समझे। तो प्रत्येक सूट में 3 फेस कार्ड होते हैं और आपके पास टोटल कितने सूट्स हैं? 4 सूट्स हैं। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो जाएंगे? देखिए यहां पर, तो अगला जो पॉइंट होगा आपका टोटल फेस कार्ड्स, फेस कार्ड्स, टोटल फेस कार्ड्स कितने हो जाएंगे बच्चा? एक में 3 है तो 4 में मिला, 4 में कितने हो जाएंगे? 12 कार्ड्स, है ना। टोटल फेस कार्ड्स की संख्या कितनी हो जाएगी? एक पैकेट प्लेइंग कार्ड में टोटल 12 फेस कार्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लगभग जो है इंफॉर्मेशन प्लेइंग कार्ड के बारे में समझ गए। एक प्लेइंग कार्ड का पैकेट में जो पूरी तरह से मिक्स्ड हो तो उसको बोलते हैं डेस्क ऑफ सफल कार्ड्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इन अ डेस्क ऑफ कार्ड्स कितने होंगे? 52। एक पैकेट प्लेइंग कार्ड में टोटल कार्ड की संख्या 52 है ना। और प्रत्येक पैकेट में 4 सूट होता है। देयर आर 4 सूट्स इन 1 डेस्क ऑफ कार्ड्स। एक पैकेट प्लेइंग कार्ड में 4 सूट्स होते हैं, है ना। कौन कौन सा? स्पैड, क्लब, हार्ट्स एंड डायमंड, ये 4 सूट्स हैं। प्रत्येक सूट में 13 कार्ड्स होते हैं, है ना। इनमें से स्पैड और क्लब में, क्लब दोनों का कलर ब्लैक होता है तो टोटल ब्लैक कार्ड्स की संख्या 26 हो गई। और हार्ट्स और डायमंड्स जो है इन दोनों का कलर रेड होता है तो टोटल रेड कलर की संख्या कितनी हो गई? 26 हो गई। क्लियर है। इसके अब है प्रत्येक सूट में जो है नंबर्ड कार्ड, जिस पर नंबर लिखा रहता है 2 से लेकर 10 तक, है ना। तो प्रत्येक सूट में 9 जो है कार्ड्स जो होते हैं वो आपके नंबर्ड कार्ड होते हैं। तो टोटल नंबर्ड कार्ड कितने हो जाएंगे? यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर्ड कार्ड इन ईच सूट कितना है? 9। और कहां से कहां तक? 2 से लेकर 10 तक नंबर्ड होते हैं। तो यहां लिख ही दीजिए टोटल नंबर्ड कार्ड्स। अगर लिखा हुआ तो ये पूरे आपका उसमें पूछ रहा है पैकेट में, तो एक में 9 होता है तो 4 सूट है तो टोटल 36 कार्ड्स होंगे जो कि नंबर्ड होते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो प्रत्येक सूट में 9 नंबर्ड कार्ड होते हैं जिस पर नंबर 2 से 4 तक होता है। क्लियर है। इनकी संख्या कितनी होती है? टोटल पैकेट में अगर देखेंगे तो टोटल संख्या हो जाएगी 36। क्लियर है। ईच सूट में देयर इज ओनली 1 एस कार्ड। एस कार्ड पर ए लिखा रहता है, समझे ना। तो हर प्रत्येक सूट में एक ही एस होता है। 4 सूट है तो टोटल नंबर ऑफ एस कार्ड्स की संख्या एक पैकेट में कितनी हो गई? 4। इन ईच सूट देयर आर 3 फेस कार्ड्स, जैक, क्वीन एंड किंग। प्रत्येक सूट में 3 फेस कार्ड होते हैं, जैक, क्वीन एंड किंग। देखिए यहां पर जैक, क्वीन एंड किंग, ये 3 फेस, इन तीनों को हम लोग फेस कार्ड बोलते हैं। प्रत्येक सूट में 3 फेस कार्ड होता है। आपके पास टोटल 4 फेस है, 4 आपके पास सूट्स है तो टोटल फेस कार्ड की संख्या कितनी हो जाएगी? 32। तो ये था ऑल अबाउट प्लेइंग कार्ड, समझ गए। अब इसी पर क्वेश्चंस रहता है, समझे ना। तो इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा ताकि आपको आगे क्वेश्चन समझने में आसानी हो। क्लियर है बच्चा। डाइस के बारे में आप समझते ही हैं कि एक डाई पर 6 फेसेस होते हैं और सब पर नंबर, सारे फेस नंबर होते हैं 1 से लेकर 6 तक। क्वाइंस के बारे में आप जानते ही हैं, एक तरफ हेड और एक तरफ टेल होता है, इसलिए डाइस और क्वाइंस के बारे में नहीं बताया। लेकिन प्लेइंग कार्ड के बारे में आप सभी विद्यार्थी नहीं जानते हैं। कोई विद्यार्थी जानता होगा लेकिन सभी को नहीं आता होगा प्लेइंग कार्ड के बारे में, है ना। इसलिए प्लेइंग कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेसिक टॉपिक था। अब आपको प्लेइंग कार्ड पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, है ना। यहां पर मैं आपको प्लेइंग कार्ड से सिर्फ इंट्रोडक्शन करवाया कि प्लेइंग कार्ड बेसिकली होता क्या है, किस कार्ड को क्या बोलते हैं, है ना, किसमें किसकी कितनी संख्या होती है,
यहाँ मैं आपको खेलना नहीं सिखाऊंगा, समझे ना। और खेलने की आवश्यकता नहीं है प्रोबेबिलिटी बनाने के लिए, समझ गए। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को बनाने के लिए प्लेइंग कार्ड को खेलते कैसे हैं ये सीखने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ प्लेइंग कार्ड होता क्या है ना, इसमें कितने सूट्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, टोटल एस कार्ड कितने होते हैं, टोटल नंबर्ड कार्ड कितने होते हैं, टोटल सूट्स कितने होते हैं, प्रत्येक सूट्स में कितने कार्ड्स होते हैं, ये सब सिर्फ जानकारी आपको रखना है, समझे ना। खेलना नहीं सीखना है कि प्लेइंग कार्ड खेलते कैसे हैं, है ना, तभी आपको प्रोबेबिलिटी आएगा। ये मिथ है ना। बहुत लोग बोलते हैं कि प्लेइंग कार्ड नहीं आएगा खेलने तो हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे। बिल्कुल गलत बात है ना। प्लेइंग कार्ड खेलना शुरू कर देंगे तो पढ़ाई बिल्कुल खत्म हो जाएगी, इसलिए खेलना नहीं है आपको, है ना। प्लेइंग कार्ड होता क्या है इसके बारे में सारा कुछ जानना जरूरी है, क्योंकि उस पर क्वेश्चन बहुत सारा आता है। ठीक है बच्चों, आपसे मैंने कहा था कि आप जो है प्रोबेबिलिटी का पहला चैप्टर जो है, पहला एक्सरसाइज जो है 11th क्लास के, वो आप बना सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, एक्सरसाइज 16.1 11th क्लास के एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 16.1 से शुरू होता है। आप चाहें तो एक्सरसाइज 16.1 और 2 दोनों ही बना सकते हैं। जितना आपको दोनों एक्सरसाइज को बनाने के लिए सफिशिएंट कॉन्सेप्ट्स और थ्योरी चाहिए थी वो अभी तक मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, दोनों एक्सरसाइज आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। वैसे नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 16.1 करवाने वाला हूं, इसलिए आप लोग इसको अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, जो डाउट्स होगा आप भेज दीजिएगा ताकि नेक्स्ट लेक्चर में उस डाउट को शामिल कर लिया जाएगा। ओके, सो गाइज आज का लेक्चर यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए इसको लिख लीजिए, लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन टच, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।